पिछली क्लास पिछली क्लास जो रमजान में हुई थी उसके अंदर हम बायो रिफाइनरी पढ़ रहे थे और उसमें हमने थर्मोकेमिकल रिफाइनरीज पढ़ी थी। थर्मोकेमिकल प्लेटफॉर्म्स पढ़े थे। गैसिफिकेशन, पायरोलिसिस, कार्बनाइजेशन, ये वाली सारी चीजें हमने करनी थी जो मेरा ख्याल है। और हमने बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करना था। ऐसे ही है। तो अब हम आज जो है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म डिस्कस करेंगे। बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? वो प्लेटफॉर्म जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं या फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व है, उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स। बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स क्या आते हैं बेसिकली? इट डिपेंड्स ऑन फर्मेंटेशन। हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या थी? फर्मेंटेशन ही थी। कि आपके पास फूड आइटम्स बन रहे थे, योगर्ट है, चीज है, डो है, अल्कोहलिक बेवरेजेस है, वाइन है। ये सारी वो चीजें थी जिसमें फर्मेंटेशन होती थी और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में वहाँ पे क्या होता था, आपके पास कुछ प्रोडक्ट बनती थी जिसको हमने खाने शुरू किया। वही बायोटेक्नोलॉजी को अब हमने दूसरे एस्पेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पर जो मेन टेक्निक्स है वो वही रहेंगी जो उस वक्त थी। तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में क्या होती है? एंजाइमेटिक कन्वर्जन हो रही होती है बायोमास की। जो भी आपका बायोमास है उस बायोमास की एंजाइमेटिक कन्वर्जन होगी। एंजाइमेटिक कन्वर्जन का मतलब है एंजाइम्स के थ्रू बायोमास जो है कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सेलुलोज है तो उसको एंजाइम्स के थ्रू कन्वर्ट करवा दिया जाएगा ग्लूकोज में। और वो जो ग्लूकोज है फिर फर्दर उसको कन्वर्ट करवा देंगे फर्मेंटेशन से हम इथेनॉल में। तो इस कन्वर्जन प्रोसेस में फायदा ये होता है कि इससे पहले जब मैंने आप सबको पढ़ाया था तो हमने देखा था कि जितनी भी टेक्निक्स थी उसमें बहुत हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व है, बहुत हाई टेम्परेचर, हाई हीट इन्वॉल्व थी। 200, 400, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट आ रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीजें माइल्ड कंडीशन में हो रही है। इसका मतलब ये कि लेस टेम्परेचर पे हो रही है। दो तरीके से हो सकती है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकती है। डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पास किस नेचर का है। तो अब हम ये देखेंगे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन का वर्ड था, दैट कम्स फ्रॉम फर्वर। फर्वर का मतलब क्या होता है? जो आपका कभी डो में ईस्ट लगाए जाते हैं तो, या फिर ये कि कभी कोई खाना गर्मी में रख के खराब हो जाता है तो उसमें ना जो खराब हो जाता है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एक बॉइलिंग अपीयरेंस आ रही होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि वो बॉइलिंग अपीयरेंस क्या होती है? वो टू बॉइल को लैटिन में फर्वर कह रहे होते हैं। तो वो जो बॉइलिंग अपीयरेंस थी उससे फर्मेंटेशन का वर्ड आया था। और ये जो फर्मेंटेशन का वर्ड था उसके बाद क्या हुआ, इससे बहुत सारी चीजें बनाई गई। जैसे अभी मैंने का जिक्र करी थी, बेयर है, योगर्ट है, बेवरेजेस है, कॉम्बूचा, चीज, ये सारी चीजें वो है जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई गई। और इनमें फर्मेंटेशन सब में इन्वॉल्व हुई। तो जब हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या, कहाँ कहाँ फर्मेंटेशन हो रही है? स्टेपल फूड आइटम्स के अंदर फर्मेंटेशन हो रही है। जैसे जो रोज में हम चीजें खा रहे होते हैं, हमारे पास ब्रेड है, हमारे पास योगर्ट है। फिर हमारे पास मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए उनकी प्रोसेसिंग में फर्मेंटेशन हो रही है। आपने देखे होंगे सॉसेजेस हैं या क्योर्ड मीट होता है या वो फिशेस होती हैं जो कि बहुत लंबे अरसे तक आप उनको रूम टेम्परेचर पे स्टे करा सकते हैं। तो वो प्रोसेसिंग उनकी हो रही होती है। तो फर्मेंटेशन के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? फार्मास्यूटिकल्स बन रहे हैं। हमने इंसुलिन की एग्जांपल, हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू हम बना रहे हैं। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें हैं जो कि हेल्थ तो इम्प्रूव करवाएं लेकिन वो दवाइयाँ नहीं है, उनको हम न्यूट्रास्यूटिकल कहते हैं। उसके अलावा दूसरी क्या चीजें हो सकती है? फर्मेंटेशन के थ्रू हम क्या बना सकते हैं? पॉलीमर्स बना सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना सकते हैं, सॉल्वेंट्स बना सकते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और डेली यूजेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फूड के अंदर और फार्मा के अंदर जो हमारी फर्मेंटेशन है या बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है ना वो बहुत लंबे अरसे तक हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बिना फर्मेंटेशन के नहीं बन सकते। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं जो पहले केमिकल प्रिजर्वेटिव होते थे, अब हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के थ्रू हम उनको बना रहे हैं
ताकि उसमें हम केमिकल फ्री उन चीजों को कर सकें। तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स बायोटेक्नोलॉजी के हैं और उनके थ्रू हम फ्यूल बना रहे हैं, अब उनको हम लिस्ट डाउन करेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले सिन गैस प्लेटफॉर्म। सिन गैस प्लेटफॉर्म क्या होता है? कैसा प्लेटफॉर्म होता है इसके अंदर? ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के रिजल्ट में एक गैस बन रही होती है जिसको सिंथेटिक गैस कहते हैं। सिंथेटिक गैस को शॉर्ट में हम सिन गैस बोल रहे हैं। और ये जो सिंथेटिक गैस है इसके अंदर क्या क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और दूसरी चीज क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? हाइड्रोजन। इन चीजों को जब हम बना रहे होते हैं तो वो हमारे पास सिन गैस कहलाती है। अच्छा, सिन गैस एज अ होल आप उसको फ्यूल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। आप ऑर्गेनिक मैटर को जो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डिकम्पोज करवाइए, सिन गैस प्रोड्यूस होगी। उस दूसरा, सिन गैस को फिर हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, उससे मजीद केमिकल बनाने के लिए। सिन गैस को लिक्विफाई कर लें और वो क्या होगा, आपका बिल्डिंग ब्लॉक ब्लॉक के तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है? सिंथेटिक गैस है। सिंथेटिक गैस का प्लेटफॉर्म जो है वो यूज हो रहा है, और बायोमास को यूज करके उससे सिंथेटिक गैस बनाई जा रही है। और ये क्या है? हमारा पहला सिंथेटिक गैस का प्लेटफॉर्म है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में शामिल है। मैंने बताया था, इस सिन गैस उस वक्त बना रहे होते हैं जब हमारे पास कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कम होता है या मॉइस्चर कम होता है लिग्नोसेल्यूलोसिक पेस्ट में। उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स के अलावा दूसरी चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, और वहां पे क्या हो रहा होता है? हमारे पास सिन गैस हम यूज कर रहे होते हैं। लो कार्बन कंटेंट होगा तो उस वक्त हम इसको यूटिलाइज करेंगे और इसे सिन गैस बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चीज है इंपॉर्टेंट वो ये होती है कि आपको अपने जो भी वेस्ट है, जो भी रॉ मटेरियल है, उसकी नेचर पता होनी चाहिए कि उसमें कौन सा कंपाउंड कितना है। तो दूसरा जो है वो आपका कहलाता है बायोगैस प्लेटफॉर्म। बायोगैस बेसिकली बायोमीथेन होती है। वो मीथेन जो हमारे घरों में कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, CH4, वो मीथेन गैस होती है। अगर वो मीथेन गैस आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना के दे तो उसको हम बायोगैस या बायोमीथेन कहेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मीथेन बनाते हैं उनको हम मीथेनोजिन कहते हैं। मीथेनोजिन होते हैं आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया मीथेनोजेंस कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं? आपके मीथेन प्रोड्यूस कराते देते हैं। इनिशियली जब ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना शुरू करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनता है जो कि बायोगैस कहलाता है। इसमें 80% मीथेन होती है और बाकी 20% दूसरी गैसेस का मिक्सचर होता है। उस बायोगैस के मिक्सचर में से अगर आप मीथेन को सेपरेट कर ले तो वो आपका बायोमीथेन कहलाएगा, और अगर आप उसको एज इट इज यूज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बायोगैस कहलाएगा। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे वो आपके क्या है? वो आपके मीथेनोजेंस हैं, आर्की बैक्टीरिया है, और वो गैस प्रोड्यूस करके आपको दे रहे होते हैं। और ये प्रोसेस भी क्या है? बिना ऑक्सीजन के हो रहा था, एनारोबिक डाइजेशन जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या है? C5C6 शुगर प्लेटफॉर्म। C5C6 कार्बोहाइड्रेट प्लेटफॉर्म उस वक्त यूटिलाइज हो रहा होता है जब हमारे पास लिग्नोसेल्यूलोज है। लिग्नोसेल्यूलोज क्या होता है? लिग्नोसेल्यूलोज के अंदर हमारे पास नंबर वन सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें से निकलती है 6 कार्बन की शुगर। और फिर दूसरी चीज है हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो वहां से हमारे पास निकलती है 5 कार्बन की शुगर और 6 कार्बन की शुगर। तो जब हम लिग्नोसेल्यूलोजिक मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास C6 और C5 दोनों टाइप के शुगर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल C6 की एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज, C5 की एग्जांपल है आपके पास राइबोज, इरिथ्रोज। तो ये तमाम चीजें आपके पास क्या होती हैं? प्रोड्यूस हो रही होती हैं एज अ डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्नोसेल्यूलोज। तो अगर हम इनको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, उनको वैलराइज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? C5C6 प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूटिलाइज करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा? C5 बेकार होती जाएगी, क्योंकि C5 हम यूज ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? C5C6 के दोनों प्लेटफॉर्म्स का मकसद ये है कि दोनों चीजें यूटिलाइज हो जाए और रिमेनिंग कुछ ना बचे। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यह है कि जो वेस्ट है उसको हम फुली कंज्यूम कर लें और उससे मिनिमम वेस्ट मटेरियल जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो। सबसे पहले जो भी आपका वेस्ट
मटेरियल होता है, चाहे वो एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या किचन वेस्ट हो, उसको क्या किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है केमिकल से या एंजाइम से, और उसके बाद जो उसमें से शुगर्स रिलीज होती है, उन शुगर्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके फर्मेंटेशन करके फ्यूल बनाया जाता है। अगर हम बात करें C6 की, तो ईस्ट या सैक्रोमाइसिस यूज होगा, और सैक्रोमाइसिस यूज करके क्या करता है, आपको इथेनॉल बना के देता है। लेकिन अगर हम C5 की बात करें, तो C5 के अंदर क्लोस्ट्रीडियम जो ऑर्गेनिज्म होता है वो यूज होता है, और क्लोस्ट्रीडियम यूज करके ब्यूटेनॉल या 4 कार्बन का इथेनॉल बना रहा होता है, जो कि क्या है, हमारा C5 शुगर्स को यूटिलाइज कर रहा है। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा, इससे दूसरा फायदा ये होगा कि जो आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट था, जो कि लैंडफिल साइट्स में पड़ा रहने था, वो क्या है, बच जाएगा। अच्छा, लिग्नो सेलुलोजिक मटेरियल या LCF जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर दो चीजों की बात तो हमने यहाँ कर ली, सेलुलोज की और हेमी सेलुलोज की। यहाँ पे जो तीसरी चीज बच गई वो था लिग्निन। इससे पहले जब मैंने आप लोगों को एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ाया था, तो हमने देखा था एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर लिग्निन भी मौजूद होता है, और लिग्निन के अपने बहुत सारे रोल हैं। नंबर वन, लिग्निन जो है वो वुड को केमिकल बैक्टीरिया के एक्शन से बचाता है। बैक्टीरिया के एक्शन से जब हमारा लिग्निन सेव हो जाता है, तो उसकी वजह से फायदा ये होता है कि वुड जो है वो खराब नहीं होती। सेकेंडली, वाटर रेसिस्टेंट बनाता है लकड़ी को। ऐसा नहीं होता कि जो हमारा सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, वो ऐसा नहीं है कि जो हमारा सेलुलोज है या हेमी सेलुलोज है वो क्या हो जाए, वो पिघल जाए, वो मेल्ट हो जाए या डिजोल्व हो जाए पानी में। क्यों? क्योंकि लिग्निन वहां पे मौजूद होता है, और लिग्निन क्या करता है, उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है ना, बायो मॉलिक्यूल, वो लिग्निन है। नंबर वन सेलुलोज होता है, उसके बाद लिग्निन है। उसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ये बेंजीन के एरोमेटिक रिंग्स जो होते हैं, उनके ऊपर मिलके बनता है, और ये इसके मॉलिक्यूल के नाम है जिनसे ये मिलके बनता है। पैराकुमेराइल अल्कोहल, कॉनिफेराइल अल्कोहल और सिनापाइल अल्कोहल, ये तीन कंपाउंड्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, आपके लिग्निन को बनाते हैं। और लिग्निन क्या करता है, आपकी वुड को स्ट्रेंथ दे रहा होता है। लेकिन दूसरा नुकसान इसका ये है कि लिग्निन जब तक कंपाउंड के साथ, लिग्नोसेलुलोज के साथ जुड़ा हुआ होता है, वो लिग्नोसेलुलोज की ऊपर भी बैक्टीरिया के एंजाइम के एक्शन को रोक रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने लिग्निन और हेमी सेलुलोज और सेलुलोज को सेपरेट करना होता है। एक और चीज हमारे पास मौजूद है, हार्डवुड या सॉफ्टवुड। कुछ वुड होती है, कुछ दरख्तों की जो वुड होती है वो हार्डवुड कहलाती है, कुछ दरख्तों की जो वुड है वो सॉफ्टवुड कहलाती है। ये हार्डवुड और सॉफ्टवुड वुड की जो करेक्टर है ना, ये भी लिग्निन की तरफ से आती है। जितना लिग्निन ज्यादा होगा, उतना वो हार्डवुड होगा। जितना कम होगा लिग्निन की कॉम्पोजिशन, उतनी वो सॉफ्टवुड होगी। इसी तरह फिर क्या होता है, नीचे जाते जाए मजीद कम होगी, तो वो जो प्लांट होते हैं वो हर्ब्स और श्रब्स वाला जो करेक्टर है वो ले लेते हैं। लिग्निन कहाँ पे यूज हो रहा है, लिग्निन को यूटिलाइज करके, लिग्निन की डिग्रेडेशन करके उसको एक तो डायरेक्टली चारकोल में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेकेंडली, इसको जो उसके मोनोमर्स हैं, या ये कह लीजिए जिसके अंदर जो बैकबोन है, उस बैकबोन को यूज करके क्या कर रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर यूटिलाइज किया जा रहा है। केमिकल इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज किया जा रहा है, वहां पे इसकी यूजेज है। तो ये हमारा थर्ड हो गया आपके पास लिग्निन का, लिग्निन प्लेटफॉर्म। ये एक फ्लो चार्ट है जो ये बता रहा है किससे क्या बन रहा है। लिग्निन है, लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास है। लिग्नोसेलुलोसिस बायोमास के तीन कंपोनेंट होते हैं, लिग्निन, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज। जब हम बात करते हैं लिग्निन की, जब हम लिग्निन की बात करेंगे, तो लिग्निन से क्या बनता है, सिनगैस भी बन सकती है, केमिकल भी बन सकते हैं, और डायरेक्टली उसको बर्न करके भी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर अगर हम हेमी सेलुलोज की बात करें, तो उससे भी केमिकल्स बन सकते हैं, उससे C5 सी शुगर प्लेटफॉर्म को यूज करके फ्यूल बनाया जा सकता है।
और सेलुलोज की बात करें तो उसमें C6 शुगर होती है, उनको यूज करके उससे क्या बना सकते हैं, उससे भी केमिकल्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो कहलाता है प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म। अच्छा, प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म का अंदर आपके पास क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि किसी प्लांट में से जो ऑयल निकल रहा है उसी को हम ऑयल प्लेटफॉर्म के अंदर या प्लांट बेस्ड प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो जूसेस हैं वो भी प्लांट बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन वो डोमेन उसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल फैट हैं, वो हमारे पास एक रिन्यूएबल ऑप्शन है, क्योंकि हमने बात की थी जैसे पीनट्स हैं, ऑलिव्स हैं, इसी तरह जट्रोपा है। कुछ ऐसे प्लांट ऑयल्स होते हैं जो कि खाने के इस्तेमाल में आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट ऑयल होते हैं जो खाने के इस्तेमाल में इतना कॉमनली नहीं आते। फिर हमारे पास एक और प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास एल्गी आ जाता है। एल्गी क्या है, जो हमारी काई है, उस काई का फायदा यह है कि वो काई जब ग्रो कर रही होती है तो उसके ग्रो करने से उसके सेल के अंदर बहुत ज्यादा फैट स्टोर होता है, और वो फैट क्या करता है, आपको फ्यूल बनाने के काम में आ सकता है, जो हमने थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में पढ़ा था। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ ऑयल की सोर्सेज यूज लिखी हुई है। पाम ऑयल है, सोए है, कोकोनट है, एल्गी है, या फिर फूड, फ्राइंग फूड के अंदर से जो वेस्ट ऑयल होता है वो, ये तमाम चीजें क्या है जिसके अंदर ऑयल मौजूद होता है। अच्छा, ऑयलियो केमिस्ट्री का जो लफ्ज है ये उस वक्त यूज करते हैं हम जब हमारे पास, ऑयलियो केमिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो रहा है, ऑयल से रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो आपस में पड़ते हैं। ऑयलियो केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स जिनके अंदर ऑयल मौजूद है, फॉर एग्जांपल बायोफ्यूल्स, बायोडीजल, लुब्रिकेंट्स हैं, कोटिंग्स हैं, या वो चीजें जो कि ऑयल को इस्तेमाल करते हुए बन रही है। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि क्रूड ऑयल से बन रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम क्या आ जाते हैं, ऑयलो केमिकल्स कहलाते हैं। अच्छा, हमारे पास जब हमारे पास प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म होता है तो उसके अंदर क्या होता है, अ, आपके पास सीड्स के अंदर आपका जो ऑयल होता है वो स्टोर होता है। तो हमारे पास क्या करते हैं, हमने उनको प्रेस करके उसके अंदर से वो ऑयल बाहर निकालना होता है। तो हमारे पास जो ऑयल निकलता है उसकी दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। एक वो बन जाता है लिक्विड जो निकलता है, एक एक्सट्रैक्ट जो भी निकलेगा उसका वो लिक्विड पार्ट होता है, और दूसरा उसका एक सॉलिड पार्ट होता है जो केक बन रहा होता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, अभी ईद आने वाली है तो ये आपके जहन में यकीनन होगा, जानवरों को खिलाने के लिए एक खल नाम की कोई चीज आती है। वो खल क्या होता है, वो सोयाबीन या सरसों के तेल निकालने के बाद कुछ एक मटेरियल बचता है, उसको खल कह रहे होते हैं, जो जानवरों को खिलाते हैं। बहुत उसमें क्या होता है, बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं। तो वहां पे वो जहन में लेकर आइएगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या होता है, जब हम प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म दो में डिवाइड हो जाता है। एक एल्गी बेस्ड प्लेटफॉर्म में जिसमें हम एल्गी की बात करेंगे, और दूसरा क्या है, फ्रेश एल्गी बेस्ड प्लेटफॉर्म, और सेकंड होता है हमारा, कहाँ गया, प्रेस जूस प्लेटफॉर्म। प्रेस जूस प्लेटफॉर्म एक एल्गी है जो कि देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए उसको हम प्लांट के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास दो डिवीजन हैं इसकी। ये चार्ट देखिएगा, इस चार्ट को देख के आगे चलते हैं। हमारे पास प्रेस जूस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, कोई भी चीज हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ऑयल कंटेनिंग सीड्स हो, उनको हमने क्या करना होता है, हमने उसको प्रेस करेंगे, उनको हम रखकर हाई प्रेशर से उनको प्रेस करेंगे। तो जब हम प्रेस करेंगे तो एक तरफ उसका वो सॉलिड मटेरियल आ जाएगा, वो प्रेस केक कहलाता है, और उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वो ऑयल भी हो सकता है, वो जूस भी हो सकता है, वो दूसरी तरफ निकलेगा, उसको हम कहते हैं प्रेस जूस या प्रेस ऑयल। अब ये जो प्रेस केक है, इससे क्या क्या हो सकता है, इसको ड्राई करके उसकी एनिमल को खाने के इस्तेमाल में दिया जा सकता है, उसको ड्राई करके एज अ
बर्निंग के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं हीटिंग के लिए। फिर उसकी डाइजेशन करके उससे फ्यूल बनाया जा सकता है, गैस बना सकते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास उसमें जितना भी फाइबर है उसको हम यूज करके इंसुलेटर्स या ब्रिक्स बना सकते हैं। फ्रेश जूस है उसकी फर्मेंटेशन करके आप क्या कर सकते हैं, बायोडीजल बना लें, या फिर अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स बना लें, या फिर क्या बना लें आप, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स बना लें। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे बन रही है। चलिए वापस से देख लेते हैं कि हमारे पास जो भी ऑयल्स प्लांट से निकलते हैं उनको हमने क्या करना है, उनसे हमने मैक्सिमम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। वो मैक्सिमम बेनिफिट्स हम प्लांट बेस्ड ऑयल प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए ले रहे होते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले एल्गी है। एल्गी का फायदा ये है कि फोटोसिंथेटिक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करेगा तो एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और बहुत क्विकली ग्रो कर जाती है। वेस्ट पे या सीवेज पे ग्रो कर जाती है तो हमारी सीवेज की ट्रीटमेंट भी कर देता है। सिर्फ ये करना होगा कि आपने एल्गी की को डाल के इनोकुलेट करके उसकी ग्रोथ शुरू करवानी है। और सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 4 दिन 6 दिन के बाद आपने वहां से उसको सेपरेशन करनी है। जब आप उसको सेपरेट करेंगे तो सेपरेशन के रिजल्ट में आपके पास एल्गी का सारा क्या आ जाएगा, बायोमास आ जाएगा। वो बायोमास आप ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद उसको आप प्रेस करेंगे, कुछ भी मटेरियल से, कुछ भी हैवी उसको रख कर उसको प्रेस करेंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, एल्गी के सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन होंगे, उसमें से जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है। तो जो हमारे पास ऑयल बाहर निकल के आता है वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसके अंदर, और वो ट्राइग्लिसराइड को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बायोडीजल, क्योंकि मैंने ट्रांस एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन आपको इनिशियली पढ़ाया था। उसके बाद क्या होती है, दूसरा प्लेटफॉर्म है प्रेस जूस बेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपके पास जो लिक्विड फेज आ रही होती है, उस लिक्विड फेज के अंदर क्या हो सकता है, आप कोई भी फीड स्टॉक में कोई भी किस्म के पत्ते इस्तेमाल कर लें। इसमें जरूरी नहीं है कि जो जूस है वो वाकई में ऑरेंज जूस या एप्पल जूस ही हो, बल्कि क्या हो रहा है, कोई भी लीव्स जो कि किसी ऐसे प्लांट के हैं जिनको आपने वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पोटैटो की फसल उगाई है, पोटैटो आपके कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन पोटैटो का जितना भी फोलिएज है या बीट रूट है या शुगर बीट है, उनका जितना भी फोलिएज है, फोलिएज मतलब जितने भी पत्ते हैं, वो बेकार जा रहे हैं ना, उनको जानवरों को खिलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो जब तक ग्रीन है तो उनको हम प्रेस जूस प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ग्रीन होते हैं इसका मतलब ये है कि उसमें मॉइस्चर मौजूद है, और जब उनमें मॉइस्चर मौजूद है तो वेट बायोमास कहलाते हैं। उनको अगर आप किसी चीज से प्रेस करेंगे तो उसके अंदर से भी क्या निकलेगा, उसके अंदर से भी लिक्विड एक्सट्रैक्ट निकलेगा। और वो जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं। वहां से हमने उनको क्या करना है, सेपरेट करना है, और सेपरेट करके आप उनको क्या कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। तो ये प्रेस जूस हो गया। केक की बात करेंगे तो प्रेस केक क्या होगा, जूस निकलने के बाद वो सारी की सारी चीज जो कंप्रेस हो जाएगी वो फाइबर में ब्रिज होती है, क्योंकि सारा का सारा जो फाइबर है, लिग्नोसेलुलोज है, वो वहां रह गया। उसके अंदर हमारे पास ये कंपोनेंट होते हैं। अगर वो ग्रीन पार्ट था तो वहाँ पे पिगमेंट्स होंगे, उसके अंदर स्टार्च हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। इसको डायरेक्टली ड्राई करके आपने फ्यूल के तौर पे जलाने के काम ले सकते हैं, या फिर आपने इसकी फर्मेंटेशन करके एनिमल को खिलाने के काम में भी ले सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास 5 शायद बायोटेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म थे जो खत्म हो गए। इसमें से अगर आप लोगों को कोई सवाल करना है तो वो सवाल करें, ताकि फिर मैं आगे का डिस्कस करूँ। एनी क्वेश्चन? ठीक है भाई, कोई सवाल नहीं है तो मैं आगे का खोलूंगी। हमारे पास जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा है बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स। ऐसी प्रोडक्ट जिनको हम एज अ रिजल्ट ऑफ बायो रिफाइनरी
बायो रिफाइनरी में बनाएंगी, वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स कहलाती है। यहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे। बायो बेस्ड प्रोडक्ट क्या होती है? वो प्रोडक्ट्स जिनको आपने इंडस्ट्री में या कमर्शियली बनाया है और उनके बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिक मैटर यूज हुआ है, वो बायो बेस्ड प्रोडक्ट कहलाती है। इसके अंदर प्लांट बेस्ड मटेरियल भी हो सकता है, इसके अंदर फॉरेस्ट्री का मटेरियल भी हो सकता है, इसमें मरीन का मटेरियल भी हो सकता है। तो तमाम की तमाम चीजें जो वेस्ट है उनको आप यूटिलाइज करके उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी बायो बेस्ड प्रोडक्ट कहलाएंगे। इसके अंदर क्या हो सकता है? फ्यूल आ सकता है, इसके अंदर पेपर आ सकता है, बायो पेपर आ सकता है, जो हम वेस्ट को यूटिलाइज करके बनाते हैं। और बायो बेस्ड प्रोडक्ट में आमतौर पे फूड को इंक्लूड नहीं करते। फूड, फीड या फ्यूल नहीं आते। इसके अलावा की जो चीजें होती हैं, देखा जाए तो फ्यूल भी बायो बेस्ड प्रोडक्ट ही है, लेकिन यहाँ पे फूड को निकाल देंगे, फीड यानी कि जानवर जो खा रहे हैं वो भी निकाल देंगे और फ्यूल को भी निकाल देंगे। उसके अलावा की जो चीजें होंगी वो यहाँ आएंगी। सबसे पहले क्या है? पहली जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीमर्स। बायो बेस्ड पॉलीमर मतलब ये कि पॉलीमर क्या होता है? पहली तो बात ये है कि कोई भी चीज जिसकी लॉन्ग चेन है, वो लॉन्ग चेन पॉलीमर जो है वो क्या करता है? वो आपके बहुत सारे काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्च की बात कर लें, तो स्टार्च का फूड के अलावा यूज किया है। स्टार्च को यूज करते हुए आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर डाइंग का काम हो रहा है। कपड़ों के ऊपर स्टार्च लगाते हैं, उससे उसमें स्टिफनेस आ जाती है और इस स्टिफनेस के बाद उनकी डाइंग की जाती है। इसी तरह अगर हम स्टार्च की बात कर लें, तो स्टार्च को यूज करते हुए कोटिंग्स बनाई जा रही है, पेंट्स के अंदर कोटिंग्स बनाई जा रही है। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे बायोपॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली मौजूद होते हैं प्लांट में, एनिमल में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वो आपके डिफरेंट काम या इंडस्ट्री में डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो बायोपॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहीं से भी हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज सेलुलोज। सेलुलोज सबसे ज्यादा कॉमन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं वो कौन कौन से? एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, जो डिफरेंट बायोपॉलीमर्स बना सकते हैं। और वो डिफरेंट बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? डिफरेंट जगहों पे फर्दर यूटिलाइज हो सकते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, एज अ इन केमिकल इंडस्ट्री, प्रीकर्सर के तौर पे आप उन बायो मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो सेलुलोज है, सेलुलोज को यूज करते हुए क्या क्या बन रहा है? सेलुलोज एसीटेट, कार्बोक्सी मिथाइल एसीटेट, मिथाइल सेलुलोज, परफोरल्स, रेजिन्स, ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? किससे बन रही हैं? तमाम की तमाम चीजें बन रही हैं एक सिंगल पॉलीमर से, प्लांट पॉलीमर से, जो कि है सेलुलोज। फिर इसकी अगर हम फर्दर बात करें, इससे सॉल्वेंट्स भी बनते हैं, ईस्टर्स भी बनते हैं। कैसे? क्योंकि कार्बन चेन तो उसमें मौजूद है ना, उसमें हाइड्रोकार्बन मौजूद है। सिर्फ आपने क्या करना है? सर्टेन एंजाइम को यूज करना है जो उनमें क्या कर दे, उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर दे। फिर इसी प्लास्टिक भी तो आपका हाइड्रोकार्बन ही है ना। इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को यूज करके आपकी क्या बन रही है? ग्रीन प्लास्टिक बन रही है। एक ऐसी प्लास्टिक जो कि पेट्रोलियम की प्लास्टिक, पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्लास्टिक्स हैं, वन टाइम प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, पीवीसीज जो हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स हैं, या जो आपकी पेट बॉटल्स हैं, ये तमाम क्या है? आपकी वन टाइम यूज प्लास्टिक की जो मटेरियल है। इनको, इनके अलावा क्या होगा? ये तमाम की तमाम पेट्रोलियम बेस्ड है और ये क्या है? नॉन डिग्रेडेबल है। इनकी डिग्रेडेशन में इतना लंबा अरसा लगता है। एक तो ये होती ही नहीं है, या हो भी रही होती है तो इतना लंबा अरसा लगता है कि उसके रिजल्ट में आपके पास आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो, क्या कहना चाहिए, वो अपना अपना जो फुटप्रिंट है ना, वो बहुत लंबे अरसे तक दुनिया में छोड़ के जा रही है। तो हमारे पास क्या हो रहा है? हम इनको यूटिलाइज करके इनके ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं। हम प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव ग्रीन प्लास्टिक या बायो प्लास्टिक बना सकते हैं, जो क्या हो, जल्दी या आसानी से डिग्रेड हो सके, या ये कि जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सके। तो वो बायोपॉलीमर्स को हम इस कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह फिर हमारे पास एक और बायोपॉलीमर है जिसका नाम है काइटोसान। काइटोसान क्या है? ये भी एक वेस्ट से बन रहा है। आपने देखा होगा जो फिशरीज है या जो फिश मार्केट है, वहां पे हमारे पास एनिमल्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके एक्सोस्केलेटन्स होते हैं। जैसे आपके पास श्रिम्प्स हैं, या आपके जो फिशेस के स्केल हैं, इनके जो एक्सोस्केलेटन है, या फिर आपका क्या होता है, वो क्रेब्स है, इनके सारे एक्सोस्केलेटन के अंदर एक बायोमोलिक्यूल होता है जो कहलाता है काइटिन।
CHITIN, काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक बायोपॉलिमर है जो कि नेचुरली आपके जानवरों के, बहुत सारे जानवरों के एक्सोस्केलेटन में मौजूद होता है। अब ये जो भी फिशरीज की वेस्ट है, वो पड़ा हुआ है, वो बेकार हो रहा है। अब क्या किया जा रहा है कि उस फिशरीज के वेस्ट में से एंजाइमेटिकली और केमिकली वहां से काइटिन को एक्सट्रैक्ट करा लेते हैं। और वो काइटिन जब वहां से एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो क्या कर रहा है, उसको हम काइटोसान की फॉर्म में मार्केट करते हैं। और उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी फर्दर एक्टिविटीज हो रही हैं, रिसर्च में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं उससे। उसको हम कॉस्मेटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंदर यूज कर रहे हैं। उसके मल्टीपल यूजेस उस काइटोसान के आ रहे हैं। क्योंकि क्या था, कुछ भी नहीं था, एक वेस्ट था, फिश से निकलने वाला वेस्ट, या आपके झींगे जो होते हैं, श्रिम्प्स के जो भी वेस्ट होता है वहां से। ये हमारे एनिमल और प्लांट वेस्ट की बात हो गई, प्लांट पॉलीमर की बात हो गई। अब है माइक्रोबियल पॉलीमर। हम जानते हैं कि जिस तरीके से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जान रखते हैं, और उनमें भी बहुत सारी चीजें करने की एबिलिटी होती है। तो हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजा है, वो भी बहुत सारे किस्म के, उनकी बॉडी के अंदर पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। एक वो पॉलीमर होते हैं जो कि उनके सेल के अंदर होते हैं, उनको वो कहते हैं स्टोरेज पॉलीमर। एक वो पॉलीमर होते हैं जो उनकी सरफेस में उनके स्ट्रक्चर या उनकी प्रोटेक्शन के अंदर काम दे रहे होते हैं। और फिर एक वो पॉलीमर होते हैं जो उनके बाहर होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर के बाहर हो रहे होते हैं, जिसको हम एक्सो पॉलीमर कहते हैं। हमें, आपको याद होगा कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कैप्सूल होता है उनके ऊपर, कैप्सूल भी क्या है, वो भी एक पॉलीमर है। या कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्लाइमी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो स्लाइम क्या है, वो भी क्या है, उसका एक्सोस्केलेटन। तो बायोपॉलीमर, जब हम माइक्रोबियल बायोपॉलीमर की बात करेंगे तो माइक्रोबियल पॉलीमर क्या है, 3 टाइप के होते हैं। एक सेल के अंदर होता है, और वो जो सेल के अंदर होता है वो स्टोर कर लेता है, एनर्जी स्टोरेज के काम आ रहा होता है, ताकि अगर कभी सेल जो है स्टारवेशन पे जाए, या सेल जो है वो स्ट्रेस में आए, तो वो इस स्टोरेज पॉलीमर को यूज करते हुए क्या कर ले, एनर्जी यूटिलाइज कर ले अपनी। फिर एक सेल वॉल के अंदर होता है। और तीसरा कहाँ होता है, एक्सो पॉलीसेकेराइड के तौर पे उसके स्ट्रक्चर के बाहर होता है। ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, ये बैक्टीरिया की जिंदगी में या बैक्टीरिया की सर्वाइवल में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये वाली जो चीजें हैं, इनको हमने इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल करें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आप इंडस्ट्री में बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया है एक ड्यूकोनोस्टॉक। ड्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया को यूज करते हुए एक पॉलीमर बनाया जा रहा है, डेक्स्ट्रॉन। इसी तरह हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है जेंथोमोनास। जेंथोमोनास को यूज करते हुए एक पॉलीमर बनाया जा रहा है, जेंथेन। तो ये क्या है, ये बाय सब कहलाते हैं माइक्रोबियल माइक्रोबियल पॉलीमर्स। और ये भी क्या है, इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हमारे पास सेलुलोज है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेलुलोज भी बना के दे रहे हैं, और सेलुलोज की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। अडहेसिव्स के अंदर, थिकनिंग एजेंट के अंदर हम यूज कर रहे हैं। मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग्स बना रहे हैं। जैसे जो होता है वो कंपेयर एज कंपेयर टू स्टार्च ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट होता है। फिर ये काइटिन की बात आ गई जो अभी मैंने की। काइटिन क्या होता है, एक फंगल सेल वॉल में मौजूद होता है, ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर होता है। फिश जो आपके श्रिम्प्स हैं, उनके अंदर मौजूद होता है। और ये भी क्या कर रहे हैं, हम इसको काइटोसान की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर रहे हैं। अगला है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीएचए। पीएचए पॉलीमर बैक्टीरिया से बनाया जा रहा है। पीएचए स्टैंड्स फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोएट, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्केनोएट, ये पीएचए कहलाता है। और ये क्या है, ये रिसर्च हो रही है इस पे। ये बैक्टीरिया बनाने के बाद इसको अपने
अंदर स्टोर करके रख लेते हैं, अपने सेल के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं। और ये पेट के अंदर एबिलिटी ये है कि इसको यूज करते हुए आप फिल्म्स बना सकते हैं। मतलब जिसमें आपकी प्लास्टिक की थैली होती है ना, इस तरीके से इसको यूटिलाइज करके, पीएचए को यूटिलाइज करके इस तरह आपके पास थिन फिल्म्स बन सकती है। और ये जो पीएचए है इसका यूज ये है कि आप इसको वन टाइम मेडिकल ग्रेड प्लास्टिक्स जो है वहाँ पे, या ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के तौर पे जो हमने प्लास्टिक्स को यूज करना होता है कैप्सूल्स वगैरह में, वहाँ पे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पीएचए बनाया जा रहा है, काइटोसान बनाया जा रहा है, ज़ैंथाइन बनाया जा रहा है, ये तमाम वो है जो कि बैक्टीरिया से बना रहे हैं। एग्जाम्पल के अंदर आप ये लिख सकते हैं सूडोमोनास एरोजिनोसा, सूडोमोनास फ्लोरिडाe, ये हमें पीएचए प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो हमारे पास सेकंड ये हो गया माइक्रोबियल पॉलीमर्स, जो कि बैक्टीरिया से बनाए जा रहे हैं। और ये क्या है, ये एक प्रोडक्ट है जो हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो रिफाइनरीज। फिर है न्यूट्रिशनल ईस्ट। हमने देखा है कि घरों के अंदर ईस्ट के साशे आते हैं, जिनका क्या काम होता है, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि आपने बेकिंग करने के लिए डालेंगे और वो ईस्ट जो है वो आपके डो को खमीर कर देगा। लेकिन ईस्ट एक फुल फ्लैज एक लाइफ है। ईस्ट क्या है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। और ईस्ट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे सब वाइटामिन मौजूद होते हैं। और वो प्रोटीन्स और वो वाइटामिन क्या कर सकते हैं, एनिमल की हेल्थ के लिए या आपकी अपनी हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ईस्ट को यूज किया जा रहा है, ग्रो करवाते हैं। और ईस्ट को ग्रो करने के बाद ईस्ट के सप्लीमेंट्स को यूज किया जाता है एनिमल फीड के अंदर, हॉर्सेस के अंदर, कैटल्स के अंदर। इवन अब तो कुछ ऐसी रिसर्च हो रही है जिसके अंदर इंसानों के अंदर भी इसको यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि ईस्ट के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन हैं, या फिर मिनरल्स है, वो क्या है, वो एक बहुत ही लो कॉस्ट प्रोडक्शन पे आप बना के दे रहे हैं। बन रही है आपकी, आप ईस्ट का साशे लें और एक ग्लास चीनी में, एक चम्मच चीनी के अंदर पानी मिलाएं, एक ग्लास, और उसमें वो ईस्ट डाल दें, वो आपको ग्रो कर जाएगा। तो इतना सिंपली आपका ईस्ट ग्रो हो रहा है, और उसके अंदर इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर आप वो उन ईस्ट के न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लें, या एनिमल फीड के तौर के लिए, या ह्यूमन कंजम्पशन के अंदर इस्तेमाल कर लें, तो आपका वो कहलाएगा न्यूट्रिशनल ईस्ट। और ये एफडीए अप्रूव्ड है। एफडीए ने इसको, ईस्ट को, ग्रास ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया है। ग्रास ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसको आप अपने खाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ। वो ऑर्गेनिज्म जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ कहलाते हैं, जिनको आप बिना किसी खौफ और खतरा के यूज कर सकते हैं खाने में। तो ये हमारे पास ईस्ट है। अच्छा, ये टाइम पूरा हो गया है, मैं रिकनेक्ट कर रही हूँ, तो आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा।